बच्चों नमस्कार। मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 45 में आपका स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने भूचुंबकत्व के अवयव पढ़े थे। वहां पे लास्ट में हमने चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बारे में पूरा डिराइव किया था। फाई इजिकल टू tan इनवर्स BV/BH। वहां तक का रिजल्ट हमारे पास निकल कर आया था। उस पर बेस दो न्यूमेरिकल में हमने देखे थे और लास्ट में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल ट्राई करने के लिए दिया था कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा। कुछ बच्चों ने यहाँ पर सॉल्व किए होंगे और कुछ बच्चों ने यहाँ से उनसे सॉल्व नहीं हो पाया होगा। तो आइए देखते हैं बेटा उसका सॉल्यूशन। प्रश्न था कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। यहाँ पर दो वृत्ताकार धारावाही कुंडली थी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार धारावाही कुंडलियों को इस प्रकार से रखा गया है कि उनके तल परस्पर लंबवत है और ये समकेंद्रीय है। यानी दो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है और उन दोनों को इस तरह से रखा है, यानी एक का तल इस तरह से है और एक इसके लंबवत है। ठीक है ना। अभी मैं इसका डायग्राम भी बताऊंगा आपको। और इसमें √2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले इसका डायग्राम ओरिएंटेशन देखते हैं कि डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो देखिए इधर मान लीजिए कि ये एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली, ठीक है। इसमें √2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तरह से √2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी अगर मैं इसको आपको फिजिकल वे में दिखाऊं तो ये इस तरह से है कि ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली, ये वाली ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली इस तल में रखी हुई है। तो बेटा इसका चुंबकीय आघूर्ण किस दिशा में होगा? इसके तल के लंबवत इस दिशा में। माना ये मान लिया मैंने बेटा M1, ठीक है ना। M1 वेक्टर लिखेंगे। अब इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के यानी समकेंद्रीय, केंद्र एक समान होना चाहिए। अब इसके लंबवत यानी इस तरह से, देखिए इस तरह से बेटा, जैसे पहले रखी है वृत्ताकार धारावाही कुंडली, उसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इसके तल के लंबवत है। अब दूसरी जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है वो इसके लंबवत है, यानी केंद्र सेम है। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण इस डायरेक्शन में। तो एक और वृत्ताकार धारावाही कुंडली बनाएंगे। मान लीजिए ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली बनाई मैंने, ठीक है। इसका चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में M2, यानी एक है M1 इस दिशा में और एक है M2, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा 90 डिग्री। यानी एक की डायरेक्शन है J कैप डायरेक्शन में, पॉजिटिव Y डायरेक्शन में, और एक है I कैप धनात्मक X दिशा में। अब चुंबकीय आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? एक थोड़ा बहुत आपको वेक्टर आना चाहिए, एक चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एक यहाँ पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा सबसे पहले परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, mr √, बताया गया था आपको, m1² प्लस m2² प्लस 2m1 m2 cos थीटा। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूं मैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय बताया गया था बेटा आपको, वृत्ताकार धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण फॉर्मूला होता है M = N × I × A, जहां N होती है वृत्ताकार धारावाही कुंडली में घेरों की संख्या कि कितने टर्न्स यहाँ पर लपेटे गए हैं। I होता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है। और A होता है इसका एरिया। तो वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई × r²। इसकी त्रिज्या दे रखी है, व्यास 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? 5 सेंटीमीटर। दोनों में एक समान परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है और दोनों में इसकी जो त्रिज्या है वो भी सेम है। तो बेटा यहाँ पर M1 = M2 होगा, यानी M1 का परिमाण और M2 का परिमाण सेम होगा। ठीक है, पहले मैं एक बार समझाता हूँ फिर इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर N के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी इसमें कितने घेरे हैं ये इसकी कोई जानकारी नहीं। जब ऐसा रहे तो आपको N = ऑलवेज हमेशा एक मानना है। तो N = क्या हो जाएगा बेटा? I × A, यानी कहने का मतलब I यहाँ पर धारा और पाई r², इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। यानी वृत्ताकार धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए I × πr², फिर परिणामी निकालने के लिए इस फॉर्मूले की। बात समझ में आ गई? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए
इस डायग्राम को मैं पूरे को एक बार मिटा रफ कर लेता हूँ। छोटा सा यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। एक कुंडली M1 इस दिशा में और इसके लंबवत इस तरह से, और उसकी दिशा इस दिशा में M2। तो यहाँ लिख लेंगे, ये सॉल्यूशन है। चूंकि दोनों कुंडलियों में धारा एक समान प्रवाहित हो रही है तथा त्रिज्या एक समान है, त्रिज्या भी एक समान है और धारा भी एक समान प्रवाहित हो रही है, इसीलिए M1 वेक्टर का परिमाण यानी M1 का परिमाण M2 के परिमाण के बराबर होगा। और इसको मैं M मान लेता हूँ। माना ये क्या आ गया बेटा, M आ गया। ठीक है, दूसरी जानकारी, हाँ यहाँ पर ये M की वैल्यू बता देते हैं। M इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया I इंटू पाई R स्क्वायर, वैसे होता है NIA, वहाँ से आ जाएगा, ये आ गया बेटा। ठीक है ना। अब यहाँ पर चूंकि दोनों कुंडलियां परस्पर लंबवत है, अगर परस्पर लंबवत है तो क्या लिख सकते हो आप, एम आर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एम आर का मतलब है रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा इन दोनों के सदिश योग के बराबर। देखो 11th क्लास में सीखा होगा, इसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। वैसे मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते होंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास बायो वो समझे। ऐसे है कि किसी बिंदु पर दो बल लग रहे हैं, एक बल लग रहा है 3 न्यूटन का इस दिशा में और एक बल लग रहा है 4 न्यूटन का बल इस दिशा में। तो परिणामी बल निकालने के लिए क्या करोगे आप, F वेक्टर इज इक्वल टू, तो F x I कैप F y j कैप, यही लिखेंगे। F x y कैप ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो F x का परिमाण कितना है 3I कैप और F y का परिमाण कितना है 4j कैप। अब इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे, F r का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो क्या आएगा बेटा, I कैप के गुणांक का स्क्वायर और j कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ऐसा रहेगा, मैंने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण एम आर वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई उनके लिए एक तरीका और, अभी मैंने आपको बताया रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है MR इज इक्वल टू M1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है, एक इस दिशा में और एक आई कैप दिशा में, एक जे कैप और एक आई कैप। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ रख के देख लीजिए। MR इज इक्वल टू M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 0। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका पहले का वीडियो पॉज करके MR इज इक्वल टू, देखिए इधर M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर, ये दोनों यहाँ पर देखिए दोनों का परिमाण बराबर है। मैंने किसके बराबर लिख दिया, M के बराबर लिख दिया। तो यहाँ लिख दिया M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है। M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर 2M स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, रूट 2M। ठीक है, रूट 2 की जगह रूट 2M की वैल्यू मुझे पता है, ये समीकरण नंबर 1 लिख लीजिएगा। समीकरण 1 से M की वैल्यू लिख दीजिए I इंटू पाई R स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो MR का परिमाण आ जाएगा रूट 2, I का मान कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, प्रश्न में आपको दे रखा था रूट 2 एम्पियर की धारा, पाई का मान 3.14, त्रिज्या थी वहां पर, व्यास था 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, 5 इंटू 10 की पावर -2, पता है आपको ये
5 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 गुणा 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। √2 इंटू √2, 2 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴। इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। 25 इंटू 2 50 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁴। कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए, खुद ही सॉल्व कर लिया करें बेटा। इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाएगी। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और इसको अगर हल करोगे 50 इंटू 3.14 तो आ जाएगा 157। ये आएगा, देखिएगा 50 से 150, 14 हाँ ये 157 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आंसर। ये इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में भी इसको, क्योंकि ये जो मैं नोट्स आपको भेजूंगा उसके साथ ये प्रश्न नहीं है, ये मैंने आपको अतिरिक्त प्रश्न कराया है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब जो मैं प्रश्न कराऊंगा वो भू चुंबकत्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है अभी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है और उसके न्यूमेरिकल आपने देखे हैं तो आपको तुरंत आ जाएगा। ये ऐसा कोई बनाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है तथा क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक परिमाण में बराबर है, तो नति को नमन भी कहा जाता है, तो नति कोण व क्षैतिज घटक का मान ज्ञात करें। क्षैतिज घटक का मान ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पे मैंने बेस 3 प्रश्न करा दिए बेटा, 2 पहले करा देते, ये तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। सिंपल सा। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछने के पीछे एग्जामिनर का मकसद रहता है कि क्या आपको फॉर्मूला पता है। अगर फॉर्मूला पता है तो आधे नंबर, जैसे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो अगर फॉर्मूला आप सही से लिख कर आ जाते हो तो आपको 1 नंबर तो जरूर मिलेगा, अब खाता खुल जाएगा। और अगर कैलकुलेशन सही कर देते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th क्लास में, तो बेटा आपको फॉर्मूला याद करना है। तो देखिए, चूंकि हाँ, सबसे पहले जो दिया हुआ है, दिया है BH = BV, क्षैतिज घटक का परिमाण और ऊर्ध्वाधर घटक का परिमाण बराबर है। और एक और चीज दे रखी है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी स्थान में चुंबकीय क्षेत्र, सिंपल चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ है, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, और वो कितना है? 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अब आ जाइए, सबसे पहले नति कोण निकाल लेते हैं। चूंकि नति कोण फाई = होता है बच्चों tan इनवर्स BV/BH, तो फाई = tan इनवर्स BV/BH, ये दोनों बराबर है। तो BV/BH की जगह मैं BV लिख सकता हूँ, ठीक है। और BV को BV से काट दिया ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? फाई = tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 = ये हो गया π/4 या 45 डिग्री आंसर। ठीक है, बच्चे समझ गए होंगे मैं क्यों हंसा, ठीक है ना, बड़े समझदार है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या नहीं करना है, क्षैतिज घटक का मान भी याद करना है। तो बेटा याद कीजिए, क्षैतिज घटक का फॉर्मूला क्या होता था? BH = B cos phi, ये फॉर्मूला था। तो BH = B की जगह 2 इंटू 10⁻⁴ cos π/4, तो BH = 2 इंटू 10⁻⁴ और cos π/4 का मान 1/√2, तो BH का मान √2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आंसर। नोट कीजिए बेटा, इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहले नोट कीजिए।
को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र से महत्वपूर्ण परिभाषाएं, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उसमें पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पूरा जो ये लेक्चर रहेगा इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ऐसा नहीं आज का वीडियो लेक्चर ये भी चलेगा, कम से कम 2 दिन चलेगा ये, इसमें से बेस्ट एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हो सकता है या तो वो न्यूमेरिकल होगा या हो सकता है कोई डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो पहली डेफिनेशन रहेगी चुंबकन क्षेत्र, फिर आएगी चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है ना। इस तरह से डेफिनेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे बेटा। 4-5 डेफिनेशन है। तो पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ, आपको भी ऐसा ही लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित का मतलब हो गया रिलेटेड, संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मैं आपको जो पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें भी ये इसी तरह से है, समझना आपको यहाँ पर है और नोट वहां से कर लीजिएगा। तो पहला आएगा आपके पास में, जैसे लैंग्वेज लिख रहा हूँ वैसे ही आपको समझना है, ठीक है ना। अपनी तरफ से दिमाग मत लगाइएगा कि नहीं सर ने गलत लिख दिया होगा, जैसा लिखा है वही आपको लिखना है। तो पहले लिख रहा हूँ मैं चुंबकन, कोई बच्चे सोचता है कि सर गलत लिख दिया, चुंबकन नहीं आएगा, चुंबकीय आएगा, जो लिखा है वही आएगा, चुंबकन क्षेत्र, ठीक है। दोनों में अंतर होता है, एक आता है चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का तरीका बताता हूँ आपको। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र जिसे कैपिटल बी से लिखा जाता है, और एक होता है चुंबकन क्षेत्र जिसे एच से लिखा जाता है। हम यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे कैपिटल एच से लिखा जाता है, ठीक है बेटा। तो दोनों का मतलब अलग अलग है। चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी चुंबक के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण लगाएगी, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जो डिटेल में हमने पढ़ रखा है। और ये और डिटेल में आप चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ोगे। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है यानी आवेश अगर गति करता है तो आवेश की गति के कारण उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है वृत्ताकार लूप के रूप में, ठीक है बेटा, उसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चुंबकन क्षेत्र, कैपिटल एच। अब इसके सबसे पहले इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है चुंबकन क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकन क्षेत्र अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तीसरा क्वेश्चन चुंबकन क्षेत्र की विमा बताइए, मात्रक और विमा दोनों। तो मैं पूरी पहले डेफिनेशन लिखूंगा, फिर इसके बारे में रिलेटेड चीजें बताऊंगा आपको। तो देखिए बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन आती है किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए, चुंबकित का मतलब समझ में आया? चुंबकित का मतलब होता है उसके अंदर चुंबकत्व के गुण प्रवेश कराने के लिए। चुंबकत्व का गुण क्या होता है कि वो अन्य लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करे। तो किसी पदार्थ, जो पदार्थ पहले चुंबक नहीं है, किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में रखा जाता है, जिस क्षेत्र में रखा जाता है उसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, उसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए ये कोई चुंबक है, तो इस चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र होगा, उसे कहा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन किसी पदार्थ को मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं तो ये वाला क्षेत्र इस पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं चुंबकन क्षेत्र कहलाएगा। दोनों का मतलब अलग अलग है यहाँ पर। तो आगे देखिए, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं इसे चुंबकीय तीव्रता भी कहा जाता है, इसे चुंबकीय तीव्रता, क्योंकि प्रश्नों में आ जाता है इसलिए मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसे चुंबकीय तीव्रता, आप अगर यहाँ पर आपने लिख लिया तो फिर आप आगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ लिखा देता हूँ मैं, इसे चुंबकीय तीव्रता भी कहा जाता है। तो दोनों नाम है इसके, चुंबकन क्षेत्र बोलो चाहे चुंबकीय तीव्रता बोलो, दोनों एक ही बात है। वह
इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं, वह इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होगा निर्वात के लिए कैपिटल एच इज इक्वल टू, देखिए चुंबकन क्षेत्र को कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, चुंबकीय क्षेत्र तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो निकल कर आएगा उसे कहा जाएगा चुंबकन क्षेत्र। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लिखेंगे स्टार पॉइंट डालकर। हाँ ये क्या है, ये तो है चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या चीज है बेटा, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। यानी चुंबकीय क्षेत्र में, अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में जैसे कोई कोई चुंबक है, ये चुंबक है, और इसके चुंबकीय क्षेत्र में मैं निर्वात की चुंबकशीलता का भाग लगा दूंगा, तो जो परिणाम निकलेगा वो होगा क्या, वही होगा यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र। बात क्लियर है? अच्छा, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। ये ध्यान रखना, आप निकाल भी सकते हो। इसका मात्रक, इसके मात्रक में इसके मात्रक का भाग लगाओगे ना तो यही आएगा। इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है, वह इसकी विमा, सिंपल हो गया अब तो, वह इसकी विमा A1 L-1 होती है। इसे कोशिश करना इसके मात्रक को, अगर ले आता है तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा, लेकिन आप खुद भी कोशिश करना। बी नॉट में आप म्यू नॉट का, अच्छा म्यू नॉट का कैसे निकालोगे, प्रश्न ये आ गया कि सर म्यू नॉट का कैसे निकालेंगे, तो इसका बताता हूँ। F इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से आप म्यू नॉट का मात्रक निकाल लेना। बी नॉट का मात्रक आपको पता ही है बेटा, टेस्ला, या एक और बताया था आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, वहां से भी आप देख लीजिएगा। तो बेटा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आएगी, इसकी दिशा साउथ, दक्षिणी ध्रुव से, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। पूरी कहानी को लिख लीजिएगा, की ओर होती है। एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको। हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र से महत्वपूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो पहली परिभाषा आई चुंबकन क्षेत्र, एग्जाम में ऐसे आएगा, चुंबकन क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए, मान लीजिए ऐसा भी नहीं है कि वो पदार्थ प्लास्टिक का हो, जैसे यहाँ पर प्लास्टिक है, वहां पर वो लोहे की वस्तु होनी चाहिए। किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में रखा जाता है उसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। उस पदार्थ के लिए इसे चुंबकीय तीव्रता भी कहा जाता है, वह इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला हो गया बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। बी नॉट का मतलब है, नॉट का मतलब यहाँ पर निर्वात होता है, निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की, और यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर, वह इसकी विमा A1 होती है और L-1 होती है तथा इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अब सेकंड परिभाषा देख लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन आती है चुंबकन तीव्रता। सेकंड डेफिनेशन है चुंबकन तीव्रता। देखिए बी की जो है, बी है बेटा चुंबकीय क्षेत्र, इसके मात्रक एक तो टेस्ला होता है, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, और एक इसका होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये फॉर्मूला है ना फिजिकल टू BIL, ये आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे तो वहां से ही है। ये तीनों इसके मात्रक होते हैं।
ठीक है। उस आधार पर आप F इजिकल टू म्यू0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r², तो म्यू0 का निकालना, फिर किसी से भी यहाँ से इससे सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा वो। ठीक है, आप खुद कोशिश करके देखना। हाँ जी, चुंबकन तीव्रता देखिए, जब किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकन क्षेत्र कौन सा, अभी मैंने बताया आपको, चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, होता है एक्चुअली चुंबकीय क्षेत्र ही है, लेकिन नाम यहाँ पर चेंज हो गया, उस पदार्थ के रिलेटिव में आ गया, उस पदार्थ के लिए वो क्या होगा बेटा, चुंबकन क्षेत्र। जब किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या लिखा जाता है, चुंबकीय आघूर्ण को m वेक्टर और आयतन कैपिटल V। जब किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाती है। इसे I वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। तो बेटा I वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, देखिए, चुंबकीय आघूर्ण एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यही तो है, एकांक आयतन, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को आपने चुंबकन क्षेत्र में रखा, ठीक है, इस वस्तु को आपने चुंबकन क्षेत्र में रखा, तो इसके एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण होगा उसे ही कहा जाएगा चुंबकन तीव्रता। मात्रक इसका सिंपल है, आप निकालोगे, खुद भी निकाल सकते हो। मात्रक कैपिटल M का मात्रक एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो मात्रक क्या हो गया बच्चों, एम्पीयर पर मीटर। जो चुंबकन क्षेत्र का मात्रक आया वही चुंबकन तीव्रता का मात्रक आया। विमा क्या होगी इसकी, A1L-1, ठीक है। इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इससे पहले मैंने जो चुंबकन क्षेत्र पढ़ा है ना, उसमें लास्ट में लिखा है इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, वो उसके लिए नहीं है, वो इसके लिए है, ठीक है। इसलिए वहां से उसको हटा दीजिएगा। मैं चुंबकन तीव्रता की बात कर रहा हूँ। चुंबकन तीव्रता की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है ना। तो ये बेटा आज का वीडियो लेक्चर में इतना ही है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके बाद की कंडीशन पढ़ेंगे, जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति आएगी और भी चीजें वहां पर आएगी, और उसके बाद में फिर हम रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करेंगे। तो बेटा इतना आप अच्छे से वीडियो देखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो इस भरोसे बैठे हुए हैं कि स्कूल खुलेंगे तभी पढ़ेंगे, ऐसी गलती मत करना। आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, समय बीतता जा रहा है, आपका ही नुकसान है। ये इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा बेटा। तो आप इसी तरह से आप PDF को अपने कॉपी में नोट कीजिए, वीडियो को देखिए, समझिए, कोई प्रश्न नहीं समझ में आता तो उसको पूछिए। इस भरोसे रहोगे कि स्कूल खुलेंगे तभी स्टार्ट करेंगे तो समय बीत जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये खतरनाक रहेगा, इसलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी। तो आज की वीडियो लेक्चर बेटा इतना ही, थैंक यू। ये क्वेश्चन बेटे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। 10 एम्पीयर इंटू मीटर ध्रुव प्रबलता के 3 एक समान उत्तरी ध्रुव 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी संभव त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर रखे गए हैं। इसके केंद्रक पर स्थित इकाई ध्रुव सामर्थ्य पर लग रहा परिणामी बल ज्ञात करना है। इसे कोशिश कीजिएगा, सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा बेटा।